ओके, सो इन लास्ट लेक्चर हमने रिएक्शंस को बैलेंस करना अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं वो टॉपिक रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बोलो? अब केमिकल रिएक्शन के जो बेटा टाइप है वो है 4। टोटल कितने टाइप पढ़ने हमें? 4। अब ये 4 टाइप क्या क्या है इनके नाम मैं बता दूं आपको। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलो मेरे पीछे क्या? उसके बाद है डीकंपोजिशन रिएक्शन, बोलो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सबसे आखिरी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 जो है बेसिक टाइप हम जो रिएक्शंस के पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यस, आप सभी बच्चे बताएंगे कौन सा? एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। देते बुक। ऑलराइट, सब लोगों के सामने नोटबुक ओपन रहेगी। टेक्स्ट बुक्स ना हो तो भी चलेगा, बस नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए। और जैसे हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक, उन सभी को आपको नोट करते रहना है। मैं जब बोलूँगा तभी नोट करना है, बाकी टाइम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेन 4 टाइप्स, जो कि रिएक्टेंट के नेचर और नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये जो 4 टाइप है, रिएक्टेंट का नेचर और नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। परफेक्ट। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको कुछ आइडिया लग रही है कि कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ तो कंबाइन होना, कुछ तो कंबाइन होना। और कंबाइन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब हम क्या समझते हैं? चीज़ों का एक साथ आना, चीज़ों का एक साथ मिलना, जुड़ना, मिक्स होना। क्या इसी का मतलब हम कॉम्बाइन, कॉम्बिनेशन इस तरीके से लेते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे हम डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन को हम बोलते हैं कि भैया व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन to form a single product is called as combination reaction। आई बात समझ? क्या बोलेंगे? When 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction। साफ साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जब किसी रिएक्शन में जब किसी रिएक्शन में 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे और मिल करके किसी एक ही सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होंगे। ओके, मिलकर के किसी सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरल एकदम साधा सिंपल एग्जांपल बता दूं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें मिली और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, H2O। सो H2 प्लस O इट गिव्स H2O। या फिर हमने कल या परसों के लेक्चर में जब Na+Cl NaCl, या हमने और एक रिएक्शन पढ़ी थी Mg+O MgO, उसको बैलेंस किया था 2MgO की फॉर्म में, याद है आपको? तो ये सभी रिएक्शंस जो अभी हमने डिस्कस की, ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इन सभी में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आकर के मिलकर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। बराबर बात? तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या नाम दिया बेटा? सब बोलेंगे एक साथ, क्या नाम दिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे जिंदा लोगों की तरह क्लास में बैठो, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते, या तो मैं डिक्टेट कर दूं? हाँ, आप क्या करोगे? पहले हैशटैग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखोगे, फिर नंबर 1 डाल के क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट
छाप लो इतना, फिर मैं आपको डिक्टेट करता हूँ और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। या मैं भी लिख दूँ, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, सिंपल है, ऐसे याद हो जाएगा, जनरल इंग्लिश भाषा में बोलना है खाली। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बोर्ड पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला भाई मैंने? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या उससे ज़्यादा, कम से कम दो चाहिए, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके किसी एक ही प्रोडक्ट को बना रहे होंगे। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके किसी एक ही प्रोडक्ट को बनाते होंगे, तब ऐसे टाइप की रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। आप कुछ मेरे को एग्जाम्पल सॉल्व बताओ जो आपको समझ में आते, दिमाग में आते। Na+Cl NaCl, वेरी गुड बेटा। और क्या? H2+O H2O। लेकिन आपको एक सही बात बताऊँ, H2+O H2O क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? यहाँ पे एक दिक्कत कहाँ पे आती पता है आपको? अकेले ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन। चलो उसकी बात फिर कभी करेंगे हम और अच्छे से, पहले ये करते क्लियर। लिख लो, इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डन। एग्जाम्पल्स लिखे नीचे बेटा। ये हमने क्या लिखी? डेफिनेशन लिखी। यहाँ पे हम लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल पहले मान लो कोई रिएक्शन लिखते, ए बेटा लिखो मत, ध्यान दो, पहले ध्यान दो। अभी जैसे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो सिमरन ने बताया वो भी बढ़िया एग्जाम्पल है। Na+Cl हम क्या बोलेंगे? NaCl। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या बोल सकते हैं बताओ? यहाँ पे एक MgO की भी रिएक्शन हमने लिखी थी। ठीक है, MgO की Mg+O2 हमने किया था ना बेटा। क्या बनता है? MgO बनता है, लेकिन ये MgO की फॉर्म में बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लेकिन Mg भी 2 करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 से Mg2 O2 O2 हो गया बैलेंस। ओके, और क्या रिएक्शन है? एक और रिएक्शन है ये वाली कैल्शियम ऑक्साइड की, ये भी बता सकते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, क्या है अपने पास? CO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, नहीं कि H2A के साथ। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते तो उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। क्या फॉर्मूला है? CaOH ट्वाइस, मतलब OH इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 होते हैं, पूरा ग्रुप 2 है ना, ब्रैकेट 2 मतलब O भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, और ये OH ट्वाइस बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा? OH ट्वाइस। ओके, तो CaOH ट्वाइस, और साथ में मिलती है बहुत सारी हीट। क्या मिलती है साथ में? साथ में बहुत सारी हीट मिलती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। तो ये भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बता सकते हैं। देखो प्रोडक्ट सिंगल ही बन रहा है, हीट तो बाई प्रोडक्ट हुआ ना, हीट क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट हुआ। ऑलराइट, आ रही है बात समझ? बस हो गई 3 एग्जाम्पल। ऐसे हम और बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत जनरल एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो खैर ये हो गई अपनी बात किसकी? पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। छाप लो बेटा, चलो जल्दी से। यस, क्या हुआ? पाऊस आला? वातावरण छान झालेलं आहे ना? हां, गरमीचा दिवस. हां अवकाळी पाऊस म्हणतात त्याला. ठीक आहे, हां काही होतं, नेचर
कैसे भी चेंज हो सकता है, कभी भी कहीं की हवाएं कहाँ पे जा सकती है, बादल कहीं के कहाँ मूव कर सकते हैं। यस 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 यस। क्या मैंगो, वो क्या होता है? आम का सीजन बोल रहा है क्या? इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई। उसको मैंगो शावर बोलते हैं? मैंगो शावर? हाँ हाँ हाँ, चुप है। मैंगो शावर बोलते हैं इंग्लिश में, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैंगो शावर, अच्छा तब उसको मैंगो शावर बोलते हैं। अच्छा हाँ 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 हाँ। देखो नॉलेज है बच्चे को अच्छा खासा हो रहा है अभी। Cu प्लस SO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मध्ये, ठीक आहे. होणार पण आपण यात नाही घेणार कारण त्यात दोन प्रोडक्ट आहेत ना. वो डिस्प्लेसमेंट में बेटा, यहाँ पे नहीं. वहां पे SO4 गर्लफ्रेंड बदल देगी बंदे को. वहां पे हम उसको बोलते हैं गोल्ड डिगर. गोल्ड डिगर लड़की बोलते हैं है वो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको. आज ही पढ़ना है अभी कुछ देर बाद, ठीक है. लेट्स से ऐसे मैंने आपको कब बताया था? बहुत पहले नहीं, हाँ मतलब सेकंड थर्ड लेक्चर था शायद से आपका क्लास का. देखते देखते हम लोगों को 1 महीना हो गया यार. बोलो. हाँ पता है आपको, पिछले 18 को हमने स्टार्ट किए थी बैच, 18 ऑफ मार्च. आज क्या तारीख है? 17. बोलो कल हमारा 1 महीना पूरा हो जाएगा. तू लेट आई थोड़ी, तू थोड़ी लेट आई ना. हाँ 1 तारीख को आई थी. हाँ हाँ आधे 9 से आ रही है. बराबर बोला. आधे 9 नहीं, लास्ट का मंथ आई गेस. हाँ एनीवेज बेटा डन है क्या? चले आगे. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन बोल. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन बोल. डीकंपोजिशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन. समझते हैं सर क्या होता है ये रफ कर दूं पूरा? मेरे को साफ करना पड़ेगा. हाँ सबने लिखा? हाँ होमवर्क के तौर पे आप ये डिफॉल्ट होमवर्क एक नोट कर लो कि जो भी हम टाइप ऑफ रिएक्शन आज पढ़ेंगे सभी, उन सभी के आपको एडिशनल 5 एग्जाम्पल लिख के लाने हैं. ठीक है. हम जो लिखेंगे क्लासरूम में 2 3 या 1 वो अपना एग्जाम्पल, उसको छोड़ के उसके अलावा आप इंटरनेट से ढूंढ के, किसी की हेल्प लेके या स्कूल में डिस्कस करके, कहीं से भी आप अपने मेहनत से और एडिशनल 5 एग्जाम्पल सभी रिएक्शंस के नोट करके लाओगे. ये आपका होमवर्क रहेगा. क्लियर है बात बेटा? तो 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे हम, तो 4 5 20 मतलब 20 रिएक्शंस आपको लिख के लानी है होमवर्क में. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. नाउ नेक्स्ट सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन. अब बेटा डीकंपोजिशन का क्या मतलब है? देखो डीकंपोजिशन को समझने से पहले समझते कंपोजिशन क्या होता है. हाँ देखो बड़ी प्यारी चीज है. डीकंपोजिशन को समझने से पहले कंपोजिशन को समझ लेते हैं. हाँ अगर मैं आपको कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, कंपोजिशन है, कोई ऐसा बताएगा सर कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है कंपोजिशन, दैट्स इट. ज्यादा सोचो मत, केमिस्ट्री के हिसाब से मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा. सिंपल कंपोजिशन क्या होता है सोच के बताओ. गलत ही आंसर दे दो. हाथ तो ऊपर करो. है कोई ट्राई करना चाहता है? कंपोजिशन किसको बोलते बेटा? ऐसी एक बार सेम लेक्चर चल रहा था, बच्चे को पूछा बता भाई क्या होता है कंपोजिशन. तो शायद उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो उसने बोला कि सर वो म्यूजिक कंपोजर नहीं होता है, तो वो गाना कंपोज करता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके सबको. मैंने उसके इस आंसर के ऊपर ताली बजाने के लिए बोला सबको. चल रहा था तेरे भी दिमाग में? बहुत बढ़िया. तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे बताओ तो एटलीस्ट. बच्चों को लगता है मैं ऐसे बता दूंगा गलत हो जाएगा, केमिस्ट्री के हिसाब से बता. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं वो मत बता, वो पूछा नहीं मैंने तुझे, कंपोजिशन पूछा है. तो मैं बोला बिल्कुल सही जवाब है. जैसे एक म्यूजिक कंपोजर बेटा
जैसे एक म्यूजिक कंपोजर अलग अलग एक मेलोडियस म्यूजिक बनाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अजय अतुल है, ओके, उसने तबला भी मिक्स कर दिया, ढोलक भी मिक्स कर दिया, ड्रम भी बजा रहा है, ठीक है, थाली भी बजा रहा है, हाँ, पता नहीं सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करके ऐसी बढ़िया धुन बना दी। उसने कंपोजिशन किया ना, उसने क्या किया, कंपोजिशन किया, तभी तो उसको म्यूजिक कंपोजर बोलते हैं। तो कंपोज करने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों को जोड़ करके कुछ एक बनाना, मास्टरपीस बना देना। तो कोई चीज कंपोज होने के पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए, बराबर बात, बहुत प्यारी बात है, इतना आसान हो गया पढ़ना। देखिए तो अब यहां पे जो हमें टाइप पढ़ना है वो तो खैर क्या नाम का है, डीकंपोजिशन। तो सर यही समझाना, उल्टा क्यों, ध्यान दो, मैंने बोला। तो बेटा यहां पे कंपोजिशन तो हमको समझ आ गया। अब डी का मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना। डी का मतलब क्या होता है, कभी भी हम साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये डी वर्ड कई जगहों पे आप आगे भी अलग अलग चीजों में पढ़ोगे। डी का मतलब है निकाल देना। डी का मतलब क्या है, रिमूविंग। डी का मतलब क्या है, रिमूविंग, या फिर उसको खोल देना। तो कंपोज करने का मतलब है बांध देना, चीजों को जोड़ के एक नया मास्टरपीस बनाना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजा करके एक नया मेलोडियस म्यूजिक बनाना, ओके, फॉर एन एग्जांपल। तो डीकंपोज का मतलब क्या होगा, उन सबको वापस खोल देना, उन सबको वापस अलग कर देना, रिमूव कर देना, ओके। डी का मतलब क्या बोला मैंने, निकाल दो। व्हाट इज डी, डी यानी कि रिमूविंग ऑफ। तो उसके कंपोजिशन को ब्रेक करना ही क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है, ओके। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर NaCl ले लिया, मैंने क्या ले लिया, NaCl, ओके। तो मैं अगर NaCl को डीकंपोज कर रहा हूं तो मैं Na और Cl को क्या कर रहा हूं बेटा, अलग कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली जुड़े हुए थे। तो डीकंपोज थे, उनको डीकंपोज कर दिया। आ रही है बात दिमाग में? ये डीकंपोजिशन नेचर में दबा के चल रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, एनर्जी बनाते हो, बनाते हो क्या, कैसे बनाते हो, कैसे बनती है? कभी खुद को या किसी को सवाल पूछा है कि खाना खाते हैं, सब बोलते हैं खाना खाओ एनर्जी मिलेगी, कैसे मिलेगी? खाना खाने से प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हाँ, फैट मिलता है, हाँ। अब भारी 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 डिशेस के नाम मत लेना, अभी वो मैंने नहीं पूछा है, ठीक है, हाँ, बिरयानी, पाव भाजी, सर हाय भूख लग गई, तो वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। खाना खाने से एनर्जी बनती कैसी है, दैट्स क्वेश्चन। एनीवेज, हाँ, यस कबीर, बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाओ। अब माइटोकॉन्ड्रिया सीधा खाने को लेकर के एटीपी नहीं बनाता है, तो वहाँ पे 3 स्टेप में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। हमारी 10th की सिलेबस में से तो और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, TCA साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल क्या होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं उसको। उसके बाद ETC चेन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो इन 3 रिएक्शंस की मदद से हम पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी बनती है। फाइनल ATP, एडेनोजाइम ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATPs को प्रोड्यूस करता है। ये चक्कर कैसे चलेगा पूरा, हालांकि हमें सिलेबस में पढ़ना है, ये सिलेबस में हमें इसी साल पढ़ना है, साइंस के चैप्टर में ही पढ़ना है, आगे अभी नहीं। तो अभी मैं उस टॉपिक को खोलूंगा नहीं, मैं आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझाना चाहता, जिसके मैंने आपको ये सवाल निकाला। तो मेरे को ये बोलना बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी बनाने की प्रोसेस ऐसे नहीं हो जाती कि मैंने खाना खाया, राइस खाया और मेरे को एनर्जी मिल गई। उस राइस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, स्टमक में जाने के बाद उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा। एक जो राइस का पार्टिकल, एक जे कण तुम्हाला भाताचं जे शीत दिसतंय, that is going to break down into very fine smallest particle, and then after into smallest atoms, which are then after will be then absorbed into your blood, जो कि आपके खून से होकर के हर एक सेल तक पहुंच के ग्लूकोज की फॉर्म में, ऑफ कोर्स, वहां पे सेल में एंटर करके उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करके उसके अंदर से एनर्जी निकलेगा, यानी कि एटीपी बनाएगा। और वो एटीपी भी ऐसे नहीं होता, वो एटीपी ट्राइफॉस्फेट है ना, उसका एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, वो डाइफॉस्फेट बन जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करके वो एनर्जी को रिलीज करता है। बहुत चमत्कार है भाई, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, इन दैट चैप्टर, ओके, लेट्स वेट फॉर दैट। वो हमें पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे हम लोग उसको बहुत अच्छे से। लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन हम में से सभी के पेट में हो रही है। कौन सी?
डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन याद, मैं एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ बच्चों को। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है आपको, ठीक है, दे आर डिकम्पोजर्स, दे आर व्हाट, सुना है कि नहीं सुना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स आर व्हाट, डिकम्पोजर्स। कि भाई जो भी चीज सड़ जाती है, गल जाती है, मर जाती है, डिके होती रहती है, उसको जाकर के कौन खाता है? माइक्रोब खाते हैं और उसको खत्म करते हैं, राइट। मैं बोलता हूँ यार, ये मैं अकेला नहीं है, सब की किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर माइक्रोब इस दुनिया में नहीं होते, जस्ट इमेजिन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर माइक्रोब इस दुनिया में होते ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, तो पृथ्वी तल पे लाशों के पहाड़ लगे होते। सोच सकते हो? तो इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट अर्थ पे भाई लाशों के पहाड़ लगे होते अगर डीकंपोजर्स नहीं होते तो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन। आज क्यों प्लास्टिक को बैन किया गया? भाई प्लास्टिक डीकंपोज तो नहीं होता है ना, उसका कंपोजिशन ब्रेक नहीं होता है ना, दैट इज वाई उसको आप जमीन के अंदर हजारों साल गाड़े रखो, उसको माइक्रोब खाना पसंद ही नहीं करते और वो डीकंपोज होता ही नहीं है। दैट्स वाई वो पोल्यूट करता है, वो वहीं पे रहता है, पड़ा रहता है। तो डीकंपोजिशन रिक्वायर्ड है। पेड़ के सूखे हुए पौधों के पत्ते वगैरह अगर गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, तो जमीन के अंदर कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीने के बाद वो गायब हो जाएगी। आप देखोगे वहां पड़ा था, वहां पे है नहीं अभी वो। क्यों? सॉइल में ह्यूमस लेयर बना लेगा वो डिकम्पोज होकर के, विच इज वेरी न्यूट्रिशियस लेयर फॉर द सॉइल, अपर मोस्ट लेयर, राइट। स्टडी किए सब चीजें आप लोगों ने, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ये बताने की कोशिश करो बेटा कि कितनी वाइड है, कितनी जगहों पे चल रही है ना। हर जगह पे डिकम्पोजिशन हो रहा है लगभग, एवरीवेयर यू कैन सी द डिकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस, राइट। एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन से। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एनर्जी बनाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, और मरने के बाद भी माइक्रोब्स उनको खा करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, राइट। डिकम्पोज होना यानी कि ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स स्मॉलर सब्सटेंसेस। डिकम्पोज होना, वापस एक बार, डिकम्पोज होना यानी कि क्या? ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स स्मॉलर सब्सटेंसेस। उसके छोटे से छोटे सब्सटेंस के छोटे से छोटे पार्टिकल की फॉर्म में ब्रेक डाउन होना ही डिकम्पोज होना होता है। अब रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ते, चलो ये सारी बातें समझ आ गई डिकम्पोजिशन के आधार के ऊपर मैंने आपको ये बताई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर क्या है? रिएक्शन केमिस्ट्री में कैसे बताएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? देख भाई, जैसे कॉम्बिनेशन में हमने बोला कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो और उससे ज्यादा चीजें कंबाइन होकर के किसी एक चीज को बना दिए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट जब इसका उल्टा हम देखें कि कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर के दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट को बनाए, तब इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ रही है बात दिमाग में? सो कैन आई से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए, चलो ये तो मैंने बताया, मैं आपको बुक वाली रीड करके बताता हूँ, यहाँ पे बुक में भी एक होती है। हाँ, तो बुक वाली क्या बोलती है देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स are formed from a single reactant. A chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. ऐसे रिएक्शन को क्या नाम दिया बेटा? Decomposition reaction. इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूं? Decomposition reaction. कैसी रिएक्शन? जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट से होकर के दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्यों एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में बन रहा है? क्योंकि भाई वो उसके बेसिक सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया, तो दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट हमको देखने मिले। पहले एक ही था, तो हमने बोला इन रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड from a single reactant is called as decomposition reaction. आ गई बात दिमाग में? पक्के से क्लियर हो गया बेटा? दिमाग में भूलना नहीं है कभी। दोनों रिएक्शन अब एक साथ याद हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? अ रिएक्शन इन विच टू
or more reactants are combined to form a single product is called as combination reaction. अभी decomposition reaction, a reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. अच्छे से मतलब क्लियर हो गया फीलिंग के साथ कि डिकम्पोज होना एग्जैक्टली होता क्या है? क्लियर है बात? चलो अभी इसकी डेफिनेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, साथ ही साथ मेरे आप भी नोट कर सकते हो. लेट्स राइट हियर डेफिनेशन. द केमिकल रिएक्शन in which two or more products are formed from form होना यानी कि बनना, from यानी कि किससे, formed from a single reactant, सिंगल या फिर वन रिएक्टेंट is called decomposition reaction. decomposition reaction. ओके, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अरे मर गए क्या? देखो आप ऐसे मर जाओगे तो आप डिकम्पोज होना शुरू हो जाओगे, ठीक है? ऐसे जिंदा लोगों की तरह आंसर दो. क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, बढ़िया. अब सर इसके भी एग्जाम्पल बताओ. बताते हैं. आपको एक खास चीज बताऊं मैं? आपको एक खास चीज बताता हूं, ठीक है? लिख लो पहले लिख लो, राइट डाउन. आपको एक खास चीज बताता हूँ, ध्यान दो. कम बच्चा है नहीं? आफ्टर रखा है तो स्कूलें थी क्या बच्चों की आज? इसीलिए मैंने 4 बजे रखा. मैं बोला 4 बजे रखेंगे तो 4 से 6 तो होगा ही होगा, प्लस से 6 से 8 भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा, तो फिर मतलब 4 घंटा पढ़ पाएंगे आज, है ना? इसलिए 4 बजे रखा मैंने. हाँ तो 4 से 8 कितने घंटे? 4 घंटे होते हैं ना बेटा? 4 से 8 बराबर ना? मंदिर है तो आज मज़ा आएगा पढ़ने में. हाँ नाही मी आज काढलाय ना बाळा तुमच्यासाठी टाइम. असं नाही. आज पूरा चैप्टर खत्म करना है भाई. मैथ्स का नया चैप्टर भी तो शुरू करना है. मैथ्स की आफ्टर चैप्टर टेस्ट बाकी है आपकी, लीनियर की बहुत काम बाकी है. संडे को नहीं, जल्दी होगी, कल ले लेंगे प्रोबेबली. अच्छे से तैयारी करनी है चैप्टर की. मेरे को सब बच्चे के आउट ऑफ मार्क चाहिए. पूरा दबा के पढ़ा है एकदम, कुछ छोड़ा नहीं है. टॉपिक सारे टाइप्स सभी सब कुछ हमने बहुत बहुत डेप्थ के साथ पढ़ा है. जितना मैक्सिमम डेप्थ हम जा सकते उतना नीचे जा करके मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? उसमें आपके बहाने मेरे को चलेंगे नहीं, बराबर? हाँ, पढ़ाने में कुछ कमी हो तो बताओ, फिर हम और पढ़ेंगे. लेकिन मेरे को आपकी तरफ से 100% चाहिए. हर एक टॉपिक बढ़िया बनाओ. देखो आपको लगेगा सर ऐसे क्यों बोलते हैं हमेशा, सर ज़्यादा पढ़ो. इसमें क्या है ना बेटा, आप शुरू से एक एक चैप्टर आप बढ़िया बनाते चलोगे ना, अभी आपको ऐसे लगेगा कि यार नहीं चलो ठीक है रहने देते, ऊपर पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, बाद में देखा जाएगा, एग्जाम पे टाइम पे पढ़ूंगा. ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी. गौर करना इस बात पे, सबसे बड़ी मिस्टेक होगी. अभी से आप एक एक चैप्टर एकदम परफेक्ट बना करके चलो. एक चैप्टर हमने खत्म किया है, खत्म होने का मतलब ऐसा होना चाहिए अब उस चैप्टर का मेरे को सब कुछ आता है, चाहे तू कुछ भी पूछ. ये वाला एटीट्यूड जब तक आपका डेवलप नहीं होगा ना कि अरे यार चल कुछ भी पूछ, इस चैप्टर का सब आता है मेरे को, तब तक समझो आप पढ़ाई में आगे नहीं गए हो. उस लेवल का एटीट्यूड आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए कि यार
कुछ भी पूछ, सब रेडी है, दे सवाल दे बता, देन यू आर रेडी विद दैट चैप्टर। और ये प्रिपरेशन मेरे को हर चैप्टर का चाहिए। जैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। और साल भर अगर इमेजिन करो साइंस से लेकर के मैथ्स के लेकर के बाकी सब सब्जेक्ट्स का, स्पेशली मैथ्स में तो ऐसा होना ज़रूरी है। बाकी सबको ऐसे बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, किसी का रट्टा लगाना अच्छा होता है, किसी को समझना अच्छा लगता है, किसी को सोच के आंसर लिखना, दैट्स योर कॉल, ओके। लेकिन मैं हमेशा कंसेप्चुअली जाना बिलीव करता हूँ और वही आपको फ़ायदा देता है आगे अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हो तो। एनीवेज, तो आप ऐसे हर एक चैप्टर अच्छा करते चलोगे तो एंड में जब पूरा सिलेबस होने के बाद हमारे रिवीजन लेक्चर चलते हैं, तो उस रिवीजन लेक्चर के साथ हमारे चलते हैं प्रैक्टिस सेशन। वहाँ पे जो आप पेपर सॉल्विंग करते हो ना बेटा दबा के, तो सारे सवाल आपको सॉल्व होते भी और कुछ होते नहीं है तो हम सीख करके सॉल्व करना सीख भी जाते हैं। और फिर जो पेपर सॉल्विंग में आपकी एक्सेलेंस आती है ना, कैसे आती है? क्योंकि आंसर्स आपके सब बन पा रहे हैं। अब हमको बस ये चेक करना है कि आंसर हम अच्छे से लिख रहे हैं क्या, बोर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं क्या, गलती तो नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए परफॉर्मेंस, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है क्या, ये सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा पहले पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तो बाकी सब चीज़ों पर फोकस कब करोगे फिर? सर हमारा तो चैप्टर ही अच्छा नहीं है, मैं कब टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करूँ, कब मैं इस राइटिंग स्किल पे फोकस करूँ, कब मैं इन डेकोरेशन पे फोकस करूँ, क्योंकि मेरा तो अभी तो चैप्टर ही ठीक नहीं हुआ है। तो वो भी खराब ये भी खराब, फिर बच्चा नहीं आगे जा पाता, फिर वो एवरेज के ऊपर नहीं जा पाओगे आप। और मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम 80 to 85% ऑफ द बच्चे यहीं पे अटकते हैं। हार्डली 10 से 15% बच्चे तो जो इस लेवल की बीट कर पाते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो उस परसेंटेज को इंक्रीज करना है अपने को। जो भी 10 से 15% है वो अपने को 50% करना है, 100% करना है। हर एक बच्चा हर एक चैप्टर बेहतर कर लिया तो 100% हो जाएगा भाई रिजल्ट अपना इस लेवल का। आ रही है बात समझ? और इस हिसाब से अगर आपकी प्रिपरेशन होगी ना, तभी आपके आउट ऑफ स्कोर आएंगे भी। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने यहाँ पे बैठे हो सभी बहुत बढ़िया आउट ऑफ स्कोर लेकर के आए सब्जेक्ट्स में, क्योंकि पॉसिबल है। इम्पॉसिबल होता तो अलग बात होती। इम्पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा है कि यार ऐसा कभी हुआ ही नहीं है? अपने ही कोचिंग के कितने तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ स्कोर लेके आए कि नहीं आए? अगर वो लोग ला सकते हैं, वो तुम्हारे आसपास ही घूम रहे होते, रोज आते हैं ना, तुमको गाइड करते, कभी कभी सामने पढ़ा भी देते हैं ना। क्यों, कैसे, क्या उनको कब इतना आने लगा? टीचर बन गए वो लोग, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, क्योंकि उनकी उस लेवल की प्रिपरेशन हो रखी है। तभी तो उतना कॉन्फिडेंस से पढ़ा सकते हैं ना, तभी तो आपके डाउट सॉल्व कर पाते हैं ना। या ऐसे ही सब आ गया या रट के आए क्या सब पहले से घर से आंसर? ऐसा है क्या? नहीं भाई, उतनी बेसिक के साथ उतनी डेप्थफुल उनकी नॉलेज क्लैरिटी आ चुकी है, इसलिए कोई भी हो सवाल तो उसको सोच करके सॉल्व कर पाते हैं वो, जैसे हम टीचर कर पाते हैं। सभी कर पाते ऐसा नहीं होता है, या मैं भी दुनिया का सब सवाल सॉल्व कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट कंप्लीट पर्सन, राइट? नो वन इज कंप्लीट इन द वर्ल्ड, वी आर ऑल्सो लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू एंड मेनी अदर्स। सीखते रहते हैं हम लोग, सीख से सिखाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ साल में आपसे बड़ा हो, मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है थोड़ी सी, है ना, मेरी स्किल्स आपसे ज़्यादा है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कल आप भी पढ़ाओगे किसी को, या तो आप भी। आदमी सीखता सिखाता रहता है, नॉट फॉर्मली इन फ्रंट ऑफ स्टेज आकर के, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ये अनीता बैठी है मान ली यहाँ पे, कल को उसकी सिस्टर आ गई, उसने कोई उसको, या सुनीता सॉरी, हाँ, तो कल को उसकी सिस्टर आ गई और उसने उसको कोई डाउट पूछा, और 9th में, तो अगर तूने उसको बढ़िया तरीके से वो डाउट पर्टिकुलर बता दिया तो कितनी खुश हो जाएगी। अरे यार दीदी को सब आता है यार, उसने बढ़िया सीख लिया भाई। जस्ट इमेजिन, डोंट यू वांट दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन? डोंट यू वांट? ऑफ कोर्स यू ऑल वांट यार, एवरीवन वांट। सो मज़ा है, पढ़ने में मज़ा है, ऐसा अप्रिसिएशन लेने में मज़ा है, पढ़ने में मज़ा है। ओके, लुक आउट फॉर दिस थिंग्स। एनीवेज, टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, भूल तो नहीं गए, अभी अभी पढ़ाया था। ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ऐसे रिएक्शन को हमने क्या बोला? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड from a single reactant is called as a decomposition reaction। सर इसके एग्जाम्पल हमारे बुक में ही बहुत सारे, कितने दिए हमारे बुक में? एक तो हमको, अच्छा मैं एक खास बात बताने वाला था, हाँ मैं भूल गया था, कैसे भूल जाता हूँ मैं। हाँ, मैं खास बात ये बताता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना ऐसे अचानक नहीं होती है। सुन ध्यान से, हाँ अब ध्यान से सुनना, अब जरूरी बात है, अब पॉइंट वाली बात है। हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर मेरे को करानी है, वो सिंगल रिएक्टेंट से मेरे को 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाने, तो मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। क्या अकेला रिएक्टेंट का रिएक्शन की तरफ और 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे ऐसे ही? नहीं ना भाई, कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं? नेचर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो है, अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या वो? तो ब्रेक डाउन करने के लिए उसको उसके
मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फॉर्म करने के लिए, उस रिएक्टेंट को दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में चेंज करने के लिए अपने को एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये एनर्जी अलग अलग तरीके से लगाते हैं। कभी हम इस एनर्जी को हीट की फॉर्म में देखते हैं, कभी हम इस एनर्जी को फोर्स की फॉर्म में देखते हैं, कभी हम इस एनर्जी को प्रेशर की फॉर्म में देखते हैं, और ऐसे अलग अलग फॉर्म में हम इस एनर्जी को लगा करके उस रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आ रही है बात समझ? ऐसे ही नहीं ना मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा, ऐसे ही नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते। एक चीज है, एक रिएक्टेंट है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसको उसके सिंपल एटम्स में या सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन किया तो ऐसी थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ही ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ही। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बिना एक्सटर्नल एनर्जी होने वाली है क्या? नहीं होने वाली है। तो इस रिएक्शन में सीधा हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते, एक तरफ रिएक्टेंट लिखा, डायरेक्शन बताई रिएक्शन की, और यहाँ पे सीधा दो प्रोडक्ट बता दिए, ऐसे कभी नहीं होगा। समथिंग मस्ट बी एडेड हियर, समथिंग मस्ट बी एडेड प्लस की फॉर्म में हियर अलोंग विद दिस, जो कि उस एनर्जी को लगा रहा होगा इस चीज को ब्रेक करने के लिए। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन अकेली ऐसे कभी होने वाली नहीं है, हमेशा उसको क्या लगेगी बेटा? एनर्जी लगेगी, जो कि अलग अलग फॉर्म में लग सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ हमने एनर्जी को कैसे लगाया, कैसे इस्तेमाल किया, या फिर उस रिएक्शन को बनाने के लिए, डीकंपोजिशन कराने के लिए कैसे एनर्जी हमने यूटिलाइज की। देखो यहाँ पे फिर रिएक्शन है बेटा H2O की। किसकी रिएक्शन है? H2O की। तो आप देख करके समझ सकते हो H2 है तो उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा? H2 प्लस क्या बनेगा? O बनेगा। बढ़िया बेटा। लेकिन O अकेला ऐसा बैलेंस होता तो वो O जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में निकलता है, हमेशा ये इसको बोलते हैं डायएटॉमिक स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब ऑक्सीजन अकेला एटम कभी घूमता नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन कभी स्टेबल है ही नहीं, तो वो कैसा रहेगा? हमेशा दो ऑक्सीजन की जोड़ी में हमेशा घूमेगा। हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में घूमता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में घूमता है, नाइट्रोजन भी N2 के। अच्छा खैर, ये डायएटॉमिक स्टेट से, ये क्या है बेटा? तो ये डाय यानी कि दो एटम एक साथ लेकर के ही हमेशा ये घूमेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कभी O नहीं घूमेगा। हवा में ऑक्सीजन कैसा है? O2 है। अकेला O है क्या? नहीं है, स्टेबल नहीं है। एनीवेज अभी बात करते, ये अपने आप ब्रेक हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन? भैया जुड़े हुए थे, इन्होंने अचानक रिश्ता तोड़ दिया, अचानक बंधन तोड़ दिया, हाँ, और हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग। क्या ये चीज कराने के लिए, इनको डीकंपोज करने के लिए मेरे को कोई तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगी? अरे यस और नो? यस और नो? मेरे को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जब तक यहां पे कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्सटर्नल, तब तक ये ब्रेक होने वाले, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन में बोल सकते हो बिना एक्सटर्नल एनर्जी चलने वाली नहीं है, बिना एक्सटर्नल एनर्जी बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। तो यहां पे बेसिकली याद रखो, पानी का हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं बोलो? सर ये क्या होता है? ऐसे 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन चलो अगर याद नहीं है, सीखा नहीं है, भूल गए जो भी है रीजन, तो मैं बता दूं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं बेटा हम लोग? कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, या जैसे अभी पानी का कर रहे हैं तो पानी ले लिया एक बर्तन में और इलेक्ट्रोड डाल करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बेटा सप्लाई करते हैं उस सॉल्यूशन से, तो क्या होता है? फिर आयनिक रिएक्शन होती है, कैथोड एनोड के ऊपर आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, बराबर? याद आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? तो इस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की मदद से हम क्या करते हैं यहाँ पे? इस H2O के H2 और O में इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप देखोगे जब रिएक्शन लिखी जाती है तो यहाँ पे बीच में हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मतलब कौन सी एनर्जी देकर के इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया गया वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। अलग अलग चीजें होती है, कभी कभी यहाँ पे प्लस हीट भी आपने देखा होगा, तो कभी कभी चीज़ों को हीट करके भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, गर्म करके। तो कभी कभी हीट एनर्जी लगा करके भी हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। ENER जीवा एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके की एक हमने एग्जाम्पल देखा पहला। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। खैर मेरे को अभी ये बताओ, ये बैलेंस रिएक्शन है क्या? देखो ना, ये बैलेंस है क्या? क्या करना पड़ेगा? दो ऑक्सीजन इधर, ही की ऑक्सीजन दो कर दिया, 2 4, इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 4, हो गया बैलेंस। तो ये हो गई अपनी क्या? अब बैलेंस करना सबको आता है, इसलिए मैंने बैलेंसिंग पहले पढ़ा रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देख 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैलेंस रिएक्शन, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? डीकंपोजिशन रिएक्शन को पढ़ा। आ रही है बात समझ?
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको होमवर्क तो मैंने दे ही रखा है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल मैं यूटिलाइज ना करते हुए बाकी आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। और 5 आपको लिख के लाने हैं। ऑल राइट, चलो फिर छाप लो बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन छाप लो। अच्छा, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे क्लास में। ऑल राइट, अभी नहीं, संडे को। किसको पकड़ा? उस लड़के को पकड़ा जिसके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा अच्छी गाड़ी थी, ज़्यादा अच्छे लुक्स थे, ज़्यादा अच्छी बॉडी थी, वो ज़्यादा कैपेबल था, ठीक है। ही वॉज मोर गुड लुकिंग। गोल्ड डिगर होती ना, हाँ यस, म्हणून तो उसने उस पुराने बंदे को क्या किया? छोड़ दिया। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं वल्गर कंटेंट नहीं पढ़ाता हूँ, प्लीज़ अगर कोई ऑफेंड होता है या मेरे इस बातों को अलग तरीके से लेता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए, इसको कोई सीरियसली ना ले, ओके, डिस्क्लेमर। हाँ, तो बेटा ये होता क्या है फिर इसमें, ज़रूरी बात समझो। जो लड़की है उसने क्या किया, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, लेस रिएक्टिव कंपाउंड था, उसकी जगह छोड़ करके मोर रिएक्टिव, ज्यादा अमीर, ज्यादा रिच, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा अच्छा, ज्यादा गुड लुकिंग उसके पास चली गई। तो यही चीज केमिकल रिएक्शन में भी होती है, क्योंकि बेटा इस केमिस्ट्री की दुनिया में हर केमिकल सेम पावर का नहीं है, सबकी रिएक्टिव पावर अलग अलग है। तो होता क्या है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में पहले से ही कोई रिलेशनशिप में ऐसी लड़की, जैसे हम यहाँ पे जनरली कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते, बुक में ऐसे कौन सा दिया है इस वाले, मैं हमेशा सीबीएसई की बुक से ही पढ़ाता हूँ। यहाँ पे अभी हाँ, इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को CuSO4 और Fe वाला एग्जाम्पल दिया है। तो आप देखोगे बेटा ये CuSO4 जो कि है कॉपर सल्फेट, कौन है बेटा? कॉपर सल्फेट। दे इधर ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, अरे मैंने बोला ध्यान दे। यहाँ पे CuSO4 में Cu जो है वो बेचारा लड़का है जिसके साथ पहले उसकी अच्छी रिलेशनशिप, मतलब अभी भी है, अब तक है अच्छी। और ये सल्फेट कौन है बेटा? ये गर्लफ्रेंड है। ये सल्फेट कौन है? सल्फेट गर्लफ्रेंड है, सल्फेट गर्लफ्रेंड है। कॉपर कौन है? बॉयफ्रेंड है, या कॉपर लड़का है, सल्फेट लड़की है। ओके सर, लेकिन अचानक कॉलेज में एक दिन नया लड़का आया जिसका नाम था Fe, जिसका नाम क्या था? Fe, ओके। और ये Fe जो है ना, ये ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा अच्छा, ज्यादा ब्यूटीफुल, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसा है? हाँ सॉरी, ब्यूटीफुल तो गर्ल्स होती है, लड़के क्या होते हैं? हैंडसम होते हैं। हाँ, तो ज्यादा हैंडसम जो भी है, मेरी इंग्लिश आप जानते हो। हाँ, तो फिर ये सल्फेट गर्लफ्रेंड जो थी ये इसको छोड़ करके किसके साथ चली गई? तो जब रिजल्ट देखने मिला अगले दिन तो क्या हुआ, ये इसके साथ नहीं दिखी कॉलेज के प्रीमाइसेस में, ये दिखी FeSO4। ये SO4 इसको Cu को छोड़ के किसके साथ चली गई? तो इसने Cu के साथ अपना बॉन्ड तोड़ा और फेरस Fe के साथ, आयन के साथ अपना बॉन्ड बनाया। देखो ये सल्फेट इसके साथ थी, अब ये सल्फेट किसके साथ चली गई? Fe के साथ चली गई। जो पहले CuSO4 था अब क्या बन गया? FeSO4। कब हुआ? जब Fe ऐड हुआ, जब Fe कॉलेज में इंटर किया। अब तक कॉलेज में कोई नहीं था, जब Fe कॉलेज में आ गया तब CuSO4 में से SO4 निकल करके किसके साथ जुड़ गया? Fe के साथ जुड़ गया, क्योंकि Fe कैसा है? मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सल्फेट ग्रुप डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स Fe। वो Cu का बॉन्ड छोड़ करके किसके साथ बॉन्ड बना लिया बेटा? Fe के साथ बॉन्ड बना लिया और Cu रह गया सिंगल, Cu रह गया सिंगल। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही है बात समझ? अब कभी भूलेंगे? अब कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन डिस्प्लेस हुआ इसमें बेटा? SO4 ग्रुप डिस्प्लेस हुआ। SO4 जो है गर्लफ्रेंड वो डिस्प्लेस हो गई बेटा, Cu को छोड़ के Fe के पास चली गई। जब Fe एंटर किया कॉलेज में नए से, तो क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा पावरफुल था, तो Fe के पास जाकर के बैठ गई कौन? सल्फेट गर्लफ्रेंड। और Cu बेचारा वापस सिंगल रह गया। ठीक है, अब उसके साथ कोई नहीं है। तो ये वाली टाइप की जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो ऐसा एग्जाम्पल, और बाहर बारिश देखो क्या बढ़िया हो रही है। ठीक है, अब
इसकी डेफिनेशन को समझते। जो अब ये तो मैंने जो ज्ञान दिया आपको पूरा, ये तो भैया बहुत जनरल बातों में दिया है ना, बहुत साधारण बातों में। इसको असल में केमिस्ट्री किस तरीके से समझाती है, डेफिनेशन इसकी क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप एक एक शब्द के ऊपर गौर करो, मैं मतलब भी समझाता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called as displacement reaction। क्या हुआ, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया गया जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्शन में आ गया था, और फिर वो डिस्प्लेस होकर के उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ नया अपना ही आयन बना लिया, अपना ही कंपाउंड बना लिया, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट अकेला रह गया, सिंगल। इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। अब आ रही है क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में, पक्का बेटा, फील आया रिएक्शन का, अच्छे समझ आ रहा है। ऐसी बहुत सारी और रिएक्शन लिखी जाती है, ऐसी Fe के साथ लिख सकते हो, कॉपर के साथ लिख सकते हो, Zn के साथ लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। अभी मैं उतनी सब लिख के आपके चांसेस खत्म नहीं करता हूं, आपको घर पे 5-5 एक्स्ट्रा लिख के लानी है, तो आप उसमें लिख के लाना, ठीक है। क्लियर है टॉपिक, डेफिनेशन लिख लू बोर्ड पे, मेरे ही साथ में लिखते हुए आप भी कॉपी करोगे तो भी चलेगा। राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, ये एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें मैं पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ाता हूं, पहले एग्जांपल पढ़ाता हूं, फिर डेफिनेशन पढ़ाता हूं, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन है। एनीवेज, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि कॉपर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे। अब ये चीज डिपेंड करती है, अब इन दोनों में से Fe ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए वो Fe के पास चला गया, सल्फेट ग्रुप, राइट। डिपेंड करते हैं आप कौन से दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, उनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। अब कल को मान ले FeSO4 के साथ आपने रिएक्शन लिखी, ओके, लिखी किसके साथ, सुनो ध्यान से, देखो मजेदार बात है। अब Fe नया लड़का आया था, इसके साथ रिएक्शन हुई, लेकिन कल को कॉलेज में उससे ज्यादा ताकतवर लड़का आ गया Zn, अब क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe लटक गया अकेला। बोलो, पहले Fe भाव खाता आ रहा था, अब जब स्कूल में नया लड़का आ गया तो वो उसको भी छोड़ के किसके पास चलेगी, उसके साथ चलेगी, अब Fe लटक गया। तो ऐसे होता रहेगा, ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन में आ रहा है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कौन ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन में आ रहा है। तो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, आयन के साथ जो है वो जुड़ता जाएगा, ठीक है। कहाँ पे डस्टर कहाँ फेंका मैंने, हाँ मैं बोल रहा था, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना पूरा, इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव, हैंडराइटिंग को, अरे बोलो हैंडराइटिंग को इग्नोर करो, एलिमेंट बाय, समझ में आ गया पूरा। हैंडराइटिंग मेरी समझ में आती है आपको, आती है ना, क्योंकि अब वर्ड्स पता है पहले से, तो देख के उसको अपन पकड़ लेते हैं, ये प्लेस है, ऑफ है, द या है, ठीक है। हाँ, तो हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है अपने को, आप अच्छे निकालो करो, लेकिन मेरे को आप पूरा इंस्पायर एज इंस्पिरेशन ले सकते हो हैंडराइटिंग को, मेरी हैंडराइटिंग को छोड़ करके। ऑफ इट्स ओन आयंस called काय झालं, काय माहिती, खरंच का, दिसलं का, क्या बोल रही है सुनीता, नहीं जा सकते, भीगते हुए कैसे जाओगे, क्लास की पॉलिसी में ही नहीं है भीगते हुए जाना। एडमिशन फॉर्म पड़ा है पीछे वाली साइड, कहीं नहीं लिखा है, देखो जरा ध्यान से।
अच्छा कि ट्यूशन की बिल्डिंग के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही रिले करायचं खरं सांगा माझं खूप कॉन्सन्ट्रेशन सांग डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन काय. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टँड अप. उभी राहा बेशिस्त मुलगी. हां. बेचारी को मैं बहुत चिढ़ाता हूँ, कभी चिढ़ती नहीं है ना सिमरन. बोलो. अरे वा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्हणजे म्हणजे दोन एलिमेंट्स आहेत जर एक पॉवरफुल काय आलं तर मोर रिॲक्टिव्ह एलिमेंट. ओके. हां. ते सोडून ते निघलं जातं. The ion in a compound takes place of a less reactive element. ओके. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जगह बना लेगा. इस वाले में Cu एलिमेंट है कॉपर, जो कि Fe के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है. तो सल्फेट जो है बेटा, सॉल्ट जो आयन है वो Fe के साथ जाके जुड़ जाएगा और कॉपर रह जाएगा अकेला. दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट इज डन. क्या पे डिस्प्लेस हो गया. प्लेस को डिस यानी कि बदलना, प्लेस यानी कि जगह. तो इसकी जगह बदल दी इसने, इसकी जगह ले ली Fe ने. दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है बैठो. आया ना समझ में पक्का. ठीक है, सबको आया समझ में बेटा. यस और नो. अच्छा, इसी के साथ एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट जैसी, उसका नाम भी डिस्प्लेसमेंट ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल में क्या होता होगा सोचो जरा. बंदी चीट कर रही है. अच्छा, मतलब डबल मतलब दो बार. तो मे भी ऐसा हो सकता है क्या कि इसने दो बार जगह बदली. डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है. हाँ हाँ. अच्छा ठीक आहे, तुझ्या लक्षात आले थोडंफार. बैठ जा बैठ जा. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बड़ी गंदी चीज़ है यार, मेरे को नहीं बताना. बताओ क्या. मेरे तरीके से बताओ. मान ले लड़का लड़की है उनकी रिलेशनशिप है. एक और कपल है, उनकी भी रिलेशनशिप है. तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. हाँ. डबल डिस्प्लेसमेंट सिखाया था. अच्छा, तो मैंने सब सिखा दिया, कुछ रखा ही नहीं. तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है समझे. अब दो कपल है और दोनों ने तो अदला बदली कर दिया. कितनी बुरी चीज है ना. जी. कोई लड़का बदल ले, एक ही चीज है ना. इसकी गर्लफ्रेंड इसकी हो गई, इसकी गर्लफ्रेंड. तो दिस इज स्वैप. And this kind of swap can be seen in the reaction as well, which is called as a double displacement reaction. All right. तो पहले जो दो जोड़ी थी वो अलग अलग जोड़ी को स्वैप कर लेंगे इस तरीके से. अच्छा चलो एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते. ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते. ये हो गया पहले आपका. ये लिख लिया सबने. जो अभी टॉपिक क्या डालेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये रफ कर दो बेटा. चलो सब कुछ परफेक्ट. डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाओ था आपको. फोर्थ रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला. एग्जाम्पल के साथ. बुक में एग्जाम्पल नहीं है आपके. मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. ठीक है, यही होगा. याद है मेरे को, बेरियम क्लोराइड वाला. तोंड पाटे आम्हाला. ठीक आहे सांगायचं का तुला. BaCl बेरियम क्लोराइड. ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4. ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, मतलब BaCl2 और Na2SO4. अब इसमें देख क्या हो रहा है. बेरियम क्लोराइड के साथ बना रहा है बॉन्ड और सोडियम सल्फेट के साथ बना रहा है. लेकिन असल में ज्यादा अच्छा रिश्ता तब होता जब बेरियम
सल्फेट के साथ बना था और सोडियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि सोडियम का क्लोराइड के साथ पुराना नाता है ना भाई, हमने पढ़ा था ना कल, यस और नो। NaCl एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन, वो बोलेगा कि मेरे को देना है दे दो, पर मैं अपना नहीं दूंगा। हाँ उसके साथ थोड़ी ना दे सकता है, एक ले लेगा, ये बोलेगा मैं साथ कहा के दूंगा, उससे अच्छा एक ले ले, ठीक है। सो वो क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? तो आप जानते हैं कि ये जोड़ी अभी गलत है फिलहाल, अभी ये जोड़ी कैसी है, ठीक है, अब तक ये जोड़ी थी तब तक ठीक है, लेकिन जब ये प्लस करके ये वाला ग्रुप इसमें आ गया तो इसने सोचा यार मैं तो गलत कपल बना बैठा हूं, अब चल मेरी वाली आई गई है तो मैं उसको लेके चलता हूँ, तू भाई इसको ले ले, ठीक है। ऐसा वाला जो स्वैप वाला खेल है ये चलता है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में। एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक टाइम पे दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका रिजल्ट बड़ा प्यारा, आप अपने आप से बता सकते हो। देख अब Ba किसके साथ नाता बनाएगा, SO4 के साथ, तो ये BaSO4 बन जाएगा बेरियम सल्फेट, प्लस सोडियम किसके साथ बनाएगा, क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब नंबर्स बैलेंस है क्या, इसको बैलेंस, अच्छा बुक में बैलेंस रिएक्शन दी है, बुक की बैलेंस रिएक्शन क्यों देखी, लेकिन हम आपको बैलेंस करनी आती है, करो बैलेंस। क्या करना पड़ेगा, संकेत कुठं कुठं करू, 2NaCl, 2NaCl, Cl यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे SO4, ठीक है SO4 यहाँ पे, हाँ हो गया बैलेंस अभी, ठीक है परफेक्ट हो गया, इतना ही तो ये रिएक्शन में हमने क्या देखा, कैसे बेरियम ने क्लोराइड का साथ छोड़ा और सल्फेट के साथ नाता बनाया, और सोडियम ने सल्फेट का साथ छोड़ा और क्लोराइड के साथ नाता बनाया, और ये दो टाइम एक साथ दो एटम्स की डिस्प्लेसमेंट, दो ग्रुप्स की डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई दिमाग में बात, इसकी डेफिनेशन को समझे। चलो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो द रिएक्शन इन विच, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप पहले डेफिनेशन लिखना फिर एग्जाम्पल लिखना, मैंने उल्टा कर दिया इस बार, जल्दबाजी नहीं, पहले रिएक्शन लिखने बोला मैंने, पहले डेफिनेशन लिखनी, उसके बाद एग्जाम्पल लिख करके रिएक्शन लिखनी, अब तक जैसे हमने सब लिखा वैसे, ठीक है। जस्ट टू आपको सिखाने के लिए अच्छे से, पहले मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, लेकिन पहले लिखना क्या है आपको, डेफिनेशन। तो लिखो डेफिनेशन बेटा, द रिएक्शन in which the ions in the reactants are exchanged हुआ कि नहीं हुआ, exchanged to form यार बार बार कॉल ना, हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, कौन, हाँ बोलिए मैम, आप एक हफ्ता पहले कॉल कीजिए मेरे को, जब मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होगा ना उसके एक हफ्ता पहले मेरे को कॉल कीजिए, ठीक है, जी जी। अच्छा बेटा क्या बोल रहा था भाई, डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, ये रिएक्शन में समझेंगे, ठीक है, अपन एक्सपेरिमेंट रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ मैं। प्रेसिपिटेट जमता है ना, टेस्ट ट्यूब में देखा है आपने प्रेसिपिटेशन, किसने किसने देखा है, अरे यार अभी तक जिंदगी में कोई रिएक्शन देखी नहीं क्या आपने, प्रेसिपिटेट वाली, is a double displacement reaction, ठीक है, double displacement reaction। So that's it for today, I'll see you in the tomorrow's lecture, goodbye।